जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द सेशन फॉर टुडे एंड वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू पीपल। आज मैं 2019 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के साथ पॉलिटी के। इस प्रकार ईयर वाइज मैं सारे PYQs आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आपको काफ़ी अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट, और क्या चीज़ उनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। दिस इज़ अ इनिशिएटिव. As a part of Takshila classes, we are bringing out the previous year question series. Not only for CFFAC, we will be bringing out the CDS previous year question series, and also for that matter for your NDA papers previous year question series. एक प्रॉपर एनालिसिस हो पाएगा, एक समझ आ पाएगा कैसे क्वेश्चंस होते हैं और किस प्रकार हमें कवर करने हैं। पहला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग द फीचर्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पॉलिटिकल साइंस के कोर टॉपिक्स होते हैं, ये NCERTs में दे रखे हैं जी, समझ गए। लिबरल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी तो मतलब समझ आता है, लिबरल का मतलब बिल्कुल स्वतंत्र। द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बेस्ड ऑन फॉर्मल एंड यूजुअली लीगल रूल्स, गारंटी सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स। थर्ड, इन्वेस्ट पब्लिक अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। इट इन्वेस्ट पॉलिटिकल अथॉरिटी विद पोटेंशियली अनलिमिटेड पावर। तो मैं ये कहूँगा जी, तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक है। द आंसर शुड हैव बीन द 1, 2 and 3. द डी ऑप्शन इन दिस पार्ट वुड हैव बीन द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आइए ज़रा अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट DPSP के बारे में करेक्ट नहीं है। नंबर 1, द स्टेट शैल फॉलो द DPSP. DPSP embody the object of the state under the Republican Constitution. DPSPs have precedence over the fundamental rights in case of conflict between the two. यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा तो मैं C के साथ बिल्कुल जाना चाहूँगा, क्योंकि आपको अगर पढ़ा हो DPSP का चैप्टर अगर लक्ष्मीकांत में भी, तो एंड में आता है DPSP वर्सेस फंडामेंटल राइट्स। और आपने केसेस भी पढ़े होंगे, जिसमें चंपाकम केस था, दुराई रंजन केस, उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस, केशव नंदा भारती केस। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ना तो फंडामेंटल राइट्स इसको सुपरसीड कर सकते हैं, ना DPSP सुपरसीड कर सकते हैं। दे आर लाइक अ पार्ट्स ऑफ द कार्ट, टू व्हील्स ऑफ अ कार्ट, जिनको हमेशा आपस में बैलेंस बना के चलना। कहीं भी ऐसा नहीं कि DPSP का प्रेसिडेंस हो, रादर ज़्यादा लगता अगर आप देखो तो फंडामेंटल राइट्स का प्रेसिडेंस लगता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह क्लियर कट ना ही फंडामेंटल राइट्स का प्रेसिडेंस है। क्यों लगता है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो जस्टिसाइबल है। आर्टिकल 32 के तहत अगर आपके राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, ये नॉन जस्टिसाइबल है। लगता तो फंडामेंटल राइट्स प्रेसिडेंस है, लेकिन है दोनों ही नहीं है। तो C वुड हैव बीन द राइट आंसर। अगला, नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट्स, दैट इज राइट। A, B और D बिल्कुल ठीक है, C गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी DPSP से है। इनमें से कौन सा DPSP नहीं? राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस, आर्टिकल 41 है जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन्स, आर्टिकल 44 में दिया हुआ। ये सारे DPSP। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव, आर्टिकल 55 और 55 कह रहा हूँ, 50 से याद रखना, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जेक्टिव। द लास्ट वन, पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है, ना कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला तो पंचायती राज आर्टिकल 40 है, और पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स वाला आर्टिकल 43A है। तो ये बिल्कुल गलत है जी। D वुड हैव बीन द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, DPSP जो नहीं है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज लोक अदालत्स। तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, हाई कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। द फर्स्ट वन, पंचायत कमेटीज कैन नॉट ऑर्गेनाइज द लोक अदालत्स। A option would have been the right answer. To cherish and follow the noble ideas which inspired a national struggle for freedom. आपने अगर ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी है, सेकंड ड्यूटी यही है जी। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 11 की 11 ड्यूटीज़ में फिर से कहूँगा, याद रखिएगा, एग्जामिनर पूछता ही पूछता। हमेशा फोकस करें पहले 5 टॉपिक्स पे, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, DPSP, प्रेम्बल, शेड्यूल्स पे। आपको 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा मिलेंगे CDS में, CFF में, इन टॉपिक्स पे। अगला जी, मनी बिल भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आता ही आता है। इनमें से कौन सा डज नॉट फॉलो इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन पे तो क्वेश्चन आना ही आना, ये भी आपको याद है। विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है जी, मनी बिल में आता है।
पेमेंट ऑफ मनी इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी आता है। एनी फाइनेंशियल बिल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ 117, वाई विल इट बी कमिंग? नो, आर्टिकल 110 में ही मनी बिल की डेफिनेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। तो सी वॉज द आंसर, इट डज नॉट कम अंडर, ये भी है जी। रादर मैंने आपको PYQs इस पे CDS में भी दिखाए हुए मनी बिल की डेफिनेशन के ऊपर, आज आपको CFF में भी PYQ दिखा दिया। और इस बार ही जो CDS का 2022 हुआ था उसमें भी डेफिनेशन ऑफ मनी बिल पे क्वेश्चन पूछा गया। तो आई हैव गिवन यू द टॉपिक विच इज़ अगेन एंड अगेन बीइंग आस्क्ड, सिर्फ उसका रंग मेकअप कर दिया जाता है क्वेश्चन का, लेकिन क्वेश्चन वही है, बस रंग चेंज किया गया। नेक्स्ट वन, which of the following is not the central feature of polyarchy? Archy means rule, poly means multiple rule. Government is in the hands of elected officials. Right to run for office is restricted. Practically all adults have the right to vote. There is free expression and right to criticize and protest. हो सकता है जी पॉलीआर्की में सारी चीज़ें, लेकिन राइट टू रन फॉर ऑफिस इज रिस्ट्रिक्टेड, इस गलत है। सेंट्रल फीचर, नॉट सेंट्रल फीचर, पॉलीआर्की मीन्स कंट्रोल बाय नंबर ऑफ पीपल, तो रिस्ट्रिक्शंस हो नहीं सकती इतनी, और वो भी ऑफिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पिछला क्वेश्चन फिर भी थोड़ा सा यू कैन से कॉन्सेप्चुअल और यू कैन से अगेन कोर पॉलिटिकल साइंस, बट दिस क्वेश्चन अगेन 7th शेड्यूल, लिस्टें देखनी ही पड़ेगी। पब्लिक सैनिटेशन एंड हेल्थ इज बिल्कुल ये स्टेट लिस्ट में आता है, यूनियन लिस्ट में ही सिटीजनशिप आता है, पार्लियामेंट के पास अधिकार है सिटीजनशिप के रूल चेंज करना, नेचुरलाइजेशन एलियंस बिल्कुल ठीक है जी, और कंकरेंट लिस्ट में लीगल, मेडिकल एंड अदर प्रोफेशंस, ये भी बिल्कुल ठीक है जी। इसी में एनवायरनमेंट आता है, इसी में एजुकेशन आता है, सब इसी में आते हैं जी। सो ऑल ऑफ दीज आर राइट ऑप्शंस। 7th शेड्यूल में आपको बताया ही है, लिस्टें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th शेड्यूल के बारे। द शेड्यूल लेज डाउन दैट द इलेक्टेड मेंबर्स मे बी डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। Disqualification on the ground of defection does not apply in case of merger with another party. Cases of dispute are decided by speaker or the chairman of the concerned. The Supreme Court of India is the final arbiter. बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू से ओपन है, ये भी ठीक है जी। हमेशा इनको डिसाइड स्पीकर करेगा लोकसभा में और चेयरमैन करेगा राज्यसभा में। इलेक्टेड मेंबर्स में भी डिस्क्वालिफाइड, बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पर गलती भी है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन डज नॉट अप्लाई इन केस ऑफ मर्जर विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी, ये गलत है जी, क्योंकि अप्लाई करता है अगर 2/3 से कम अगर मर्जर हो रहा हो तो होगा। मर्जर के केस में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं अप्लाई होगी अगर 2/3 ऑफ द मेंबर्स आर ज्वाइनिंग विद सम अदर पार्टी, आर मर्जिंग विद अदर पार्टी, देन वी कैन से इट इज इग्नोर्ड। सो बी शुड हैव बीन द राइट आंसर। Short notice question asked in the legislature. These relate to matters of urgent public importance and can be asked for an oral answer at a notice less than 10 days. बिल्कुल ये डेफिनेशन ही है जी, 10 दिन के अंदर अंदर अगर उस तभी तो शॉर्ट नोटिस वर्ड है, और अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस पे ओरल आंसर, ये बिल्कुल ठीक है। कैन बी डिमिसिबल इफ द मिनिस्टर कंसर्न एग्रीज टू आंसर टू इट। उसके बाद शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर आस्क्ड ड्यूरिंग क्वेश्चन आर, ये भी ठीक है जी, लेकिन यहाँ पर 1 and 3 वुड हैव बीन द राइट आंसर, क्योंकि मिनिस्टर कंसर्न इज एग्रीज टू आंसर इट, नहीं उसको आंसर देना पड़ेगा। दैट इज द थिंग विच आई फील सो, बट स्टिल सेकेंड पॉइंट को एक बार चेक करके मेरे को कंफर्म करिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट अटॉर्नी जनरल, और अगर आज का जो IAS का पेपर देखो तो सब मेरे को टॉपिक्स वही दिख रहे हैं जो पेपर में पूछेगा। अटॉर्नी जनरल भी पूछा गया। He shall have the right to speak in the houses of parliament, बिल्कुल ठीक है। He shall have a right of audience in all courts in the territory of India in performance of his duties, बिल्कुल ठीक है जी। He must have the same qualification as required to be a judge of Supreme Court, बिल्कुल ठीक है जी। He is a whole-time counsel for the government, that is wrong. He is a part-time counsel. Attorney General is not a whole-time counsel, basically he is a part-time counsel, और ना ही इसका कोई टेन्योर दिया हो, अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो डी इज द राइट आंसर, नॉट करेक्ट पूछा ही, और रादर इनको अलाउड है प्राइवेट प्रैक्टिस करने का, पर्सनल प्रैक्टिस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन के कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं, पार्लियामेंट ने जो रिक्वायरमेंट्स बनाई हैं। सुप्रीम कोर्ट और 1 क्वालिफाइड टू बी एज सच, मेरे हिसाब से गलत है जी, हाई कोर्ट होता है। अ पर्सन हैविंग वाइड एक्सपीरियंस इन फाइनेंशियल मैटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज ट्रू। Having the special knowledge of economics, that is also true. 2 and 3 would have been the better option in this question.
5 मेंबर होते हैं फाइनेंस कमीशन के, एक चेयरमैन होता है जिसका पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसके बाद एक हाई कोर्ट के जज के बराबर की क्वालिफिकेशन वाला, उसके बाद एक इकोनॉमिक्स का स्पेशलिस्ट, एक अकाउंट्स का और एक फाइनेंस का। तो इस प्रकार ये 5 बंदे होते हैं फाइनेंस कमीशन के मेंबर जिनको राष्ट्रपति चुनता है। 5 साल का कार्यकाल होता है फाइनेंस कमीशन का। सिंपल टॉपिक आर्टिकल 280 में दिया हुआ फाइनेंस कमीशन, याद आ रहा है सभी को जी? ये सब चीज़ें हम बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू योर कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट। सो आई होप यू पीपल एंजॉयड द सेशन. So this was about previous year question of CFFAC 2019. We have covered polity was very easy with respect to these questions. So thank you, Jai Hind everyone, and wish you all the best.